हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी गंगा बुक का चैप्टर नंबर 1, दो बैलों की कथा बाय मुंशी प्रेमचंद। और इस वीडियो में हम इस कहानी को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। इस कहानी में दो बैल है, हीरा और मोती। ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सच्चे दोस्त है। उनके बीच का प्यार, वफादारी, साहस और अपने घर के प्रति लगाव इस स्टोरी को बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग बना देता है। जब उन्हें उनके मालिक से दूर भेज दिया जाता है ना, तो उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और अपनी दोस्ती और समझदारी के दम पर हर मुश्किल का सामना करते हैं। थ्रू दिस स्टोरी, प्रेमचंद जी ब्यूटीफुली शो दैट एनिमल्स आल्सो हैव इमोशंस, फीलिंग्स एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी। साथ ही हमें ये भी सीखने को मिलता है कि ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। So without wasting any time, let's begin this wonderful story of friendship and loyalty, दो बैलों की कथा। तो इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेमचंद जी के बारे में क्या बताया गया है कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी लमही का, और साल है 1880। उनका मूल नाम धनपत राय था, मतलब उनका जो मेन नाम था वो था धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन क्या होता है? स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया आंदोलन होता है। अब इनका जन्म ही देखिए ना, यहाँ पर 1880 बताया, तो इस टाइम पर अंग्रेज रहते थे, है ना, उनका रूल चलता था अपनी कंट्री में। तो असहयोग आंदोलन में प्रेमचंद जी ने सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय मतलब होता है पूरी तरह से भाग लेना, ठीक है। सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। त्याग पत्र मतलब नौकरी छोड़ने का पत्र, ठीक है। उन्होंने नौकरी छोड़ने का पत्र दे दिया और जो लेखन कार्य था उनका, उसमें पूरी तरह समर्पित हो गए। समर्पित मतलब पूरी निष्ठा से लग जाना। तो इसमें यही बताया गया है कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था, जिसकी वजह से उनकी जो गवर्नमेंट जॉब थी उनको छोड़नी पड़ी थी, और फिर उन्होंने अपना पूरा टाइम लेखन कार्य में मतलब राइटिंग में दे दिया था। अब आगे रीड करते हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर मतलब क्या होता है? प्रेमचंद की कहानियों का प्रसिद्ध संग्रह है, ठीक है, वो था मानसरोवर। तो इसमें 8 भागों में संकलित है। संकलित होना मतलब इकट्ठा किया हुआ है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास मतलब लंबी काल्पनिक गद्य कथा। जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये गद्य है, गद्य और पद्य होते हैं। तो ये जो पाठ होते हैं वो गद्य और जो कविता होती है वो पद्य। यहाँ पर ये उनके उपन्यास है, मेन उपन्यास। और उपन्यास मतलब लंबी काल्पनिक गद्य कथा होती है, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन होता है उसमें। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। संपादन मतलब लेखों या पुस्तकों को तैयार करने का कार्य, ठीक है। इन्होंने ये संपादन करने का काम भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, परिवेश मतलब होता है आसपास का वातावरण। उन्होंने जिस भी गांव या शहर के आसपास के वातावरण को देखा, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। अभिव्यक्ति मतलब विचारों या भाव को प्रकट करना। जो भी उन्होंने देखा वो कहाँ मिलती है? उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। तो यहाँ पर देखिए, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री समझ में आता है। स्वाधीनता क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। आत्मीयता मतलब अपनापन, ठीक है। प्रेमचंद जी ने सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं, तो पशु पक्षियों के बारे में भी लिखा हुआ है। उनकी भाषा सरल है, जीवंत एवं मुहावरेदार है, तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलता पूर्वक किया है। कुशलता पूर्वक मतलब निपुणता से, अच्छी तरह से किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। वहाँ पर 1888 में उनका बर्थ बताया और 1936 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आगे रीड करते हैं।
दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपराओं को अपनाया और आगे बढ़ाया है। तो इसमें क्या बताया कि जो दो बैलों की कथा ये चैप्टर है, इसमें प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। मार्मिक मतलब हृदय को छू लेने वाले ढंग से दिखाया है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, हमें उसके लिए ना संघर्ष करना पड़ता है। और इस प्रकार परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने ये कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है उनकी, ठीक है। मतलब है तो बैलों की कथा बट स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश, अब पंचतंत्र क्या होता है, पशु पक्षियों की प्रसिद्ध नीति कथाओं का प्राचीन ग्रंथ, और हितोपदेश मतलब शिक्षाप्रद कहानियों का प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ होता है। तो इस पैराग्राफ में मुंशी प्रेमचंद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि दो बैलों की कथा सिर्फ दो बैलों की स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके थ्रू कई इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिए गए हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किसानों के जीवन और उनके पशुओं के साथ इमोशनल बॉन्डिंग को बहुत ही मार्मिक मतलब हार्ट टचिंग तरीके से दिखाया है। किसान अपने बैलों को केवल काम करने वाले एनिमल्स नहीं मानते, बल्कि फैमिली मेंबर्स की तरह प्यार करते हैं। हीरा और मोती की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता बहुत वैल्यूएबल होती है। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बार-बार स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे हीरा और मोती हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे हर मुश्किल का सामना करके अपने घर वापस पहुँचते हैं, वैसे ही जीवन में भी सक्सेस और फ्रीडम पाने के लिए करेज और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। सो इस तरीके से ये स्टोरी इनडायरेक्टली भारत के फ्रीडम मूवमेंट से भी जुड़ी हुई है। जिस तरह भारतवासियों ने अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए लगातार संघर्ष किया, उसी तरह हीरा और मोती भी बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में पंचतंत्र और हितोपदेश के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। इन बुक्स की तरह यहाँ भी एनिमल्स के माध्यम से मॉरल वैल्यूज और इम्पोर्टेंट मैसेज दिए गए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी, दो बैलों की कथा। अब इसमें बोला है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का बेवकूफ मतलब बहुत बड़ा मूर्ख, अगर ये कहना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता मतलब बिना विरोध सब कुछ सहने की आदत, ठीक है, ये होता है निरापद सहिष्णुता, ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ओके, सो मतलब क्या वो सचमुच बेवकूफ है, या फिर उसका सीधापन, या फिर निरापद सहिष्णुता की वजह से उसको ये पदवी दी गई है, ये इसका कोई निश्चय नहीं है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय होती है ना, वो सींग मारती है, और जो ब्याई हुई गाय होती है वो अनायास, अनायास मतलब होता है अचानक, बिना किसी तैयारी के सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब अगर किसी ने उसके बछड़े को कुछ करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल सिंहनी का रूप धारण कर लेगी, है ना। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। असंतोष मतलब होता है नाराजगी, ठीक है, संतुष्ट न होना। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो असंतोष नहीं दिखता। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख मतलब हिंदी कैलेंडर का एक गर्म महीना होता है, ठीक है, और कुलेल मतलब खुशी से उछलना कूदना। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, मतलब खुशी से उछलता कूदता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। स्थायी विषाद मतलब हमेशा बना रहने वाला दुख। ये किसके फेस की बात हो रही है, गधे के, ठीक है। सो ये स्थायी विषाद उसके फेस पर स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख
हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच गए। जो ऋषि मुनियों में गुण होते हैं ना, वही गुण गधे में पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, मतलब ये उस टाइम का लेसन है, ठीक है। सो वो बताया गया है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ समय क्या होता है? कठिन समय, बुरा समय, ठीक है। सो 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। सभ्य मतलब शिष्ट और संस्कारी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? भारतवासियों की, ठीक है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। मतलब एक ही विजय ने उन्हें पूरे वर्ल्ड की सभ्य जातियों में रख दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है। मतलब गधा तो है ही गधा, लेकिन गधे का एक और छोटा भाई है, जो गधे से ना थोड़ा कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी को बुद्धिहीन कहना हो तो गधा कहते हैं। सो वही बताया इसमें कि जिस अर्थ से हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ मतलब बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। मतलब कुछ लोग ना बैल भी कहते हैं, बुद्धिहीन जो होते हैं उनको बैल भी कह देते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि नहीं, हम बैलों को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ नहीं कहते हैं। बैल कभी-कभी मारता भी है, कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल मतलब जिद्दी, सो जिद्दी बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। असंतोष मतलब नाराजगी प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए बैल का जो स्थान है वो गधे से नीचा है। मतलब अव्वल दर्जे का बेवकूफ कौन है? गधा, फिर उसके बाद बैल। सो झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। देखिए, झूरी ये किसान है, ठीक है। सो ये झूरी के 2 बैल थे, एक था हीरा और दूसरा था मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति के मतलब अच्छी नस्ल के बैल थे, ठीक है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। चौकस मतलब सतर्क, फुर्तीले थे। डील मतलब शरीर का आकार प्रकार उनका अच्छा था, ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा मतलब आपसी प्रेम और अपनापन उनमें बढ़ गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा मतलब क्या होता है? बिना बोले इशारों से की जाने वाली भाषा, ठीक है, ये होती है मुख भाषा। सो मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। मतलब वो बोल नहीं सकते थे ना, फिर भी एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित मतलब किसी चीज से वंचित होना, न मिलने वाला। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह मतलब झगड़ा। सो झगड़ा करने के नाते से सींग नहीं मिलाते थे, केवल विनोद के भाव से। विनोद मतलब मजाक, मनोरंजन के भाव से। आत्मीयता के भाव से करते थे। आत्मीयता मतलब अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। घनिष्ठता मतलब गहरा प्रेम या फिर निकटता, और धौल धप्पा मतलब हंसी मजाक में हल्की मारपीट, ये भी होती थी उनमें। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब जब भी झूरी इनको जोत देता था हल से, ठीक है, तो वहां हल या फिर गाड़ी में जोत देता था, तो इनकी एक ही इच्छा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वेट है वो मेरे ही गर्दन पर आ जाए।
दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट-चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली, भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। नांद मतलब क्या होता है पशुओं के खाने का बर्तन और खली भूसा होता है पशुओं का चारा। तो इसमें क्या बताया कि दिन भर के बाद जब दोपहर या संध्या को दोनों को ऐसे खोल के रखते थे ना, तो दोनों एक दूसरे को चाट-चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और फिर जो नांद होता था मतलब उनके खाने का जो बर्तन होता था, उसमें खली भूसा जैसे ही पड़ जाता था मतलब उनका चारा पड़ता था, तो दोनों साथ उठते थे, साथ उस नांद में मुँह डालते थे, साथ ही बैठते थे। और अगर किसी एक ने मुँह हटा लिया तो दूसरा भी अपना मुँह हटा लेता था, ऐसा करते थे। संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग मतलब अचानक हुई घटना। अचानक से क्या हुआ कि झूरी ने ना ये उसके जो 2 बैल थे, गोई मतलब वो बैलगाड़ी बोल सकते हैं या फिर दोनों बैल। तो दोनों बैलों को ना अपने ससुराल भेज दिया मतलब झूरी के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, उनको नहीं पता था, उनको लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतों पसीना आ गया। अब देखिए झूरी ने कहाँ भेजा अपने ससुराल और झूरी का जो साला था उसका नाम था गया। तो ये जो गया है ना, ये जब उन 2 बैलों को अपने घर लेकर जा रहा था, तो उसे समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा उसको पसीना आ गया था मतलब वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही थी बैलों को अपने घर ले जाने के लिए। तो इसे समझ में आता है ना कि 2 बैलों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी अपना घर छोड़ने की। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते। हाँकना मतलब क्या होता है आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ लगाना, ठीक है? तो जैसे ही वो ऐसा करता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया मतलब रस्सी का लगाम, ठीक है? रस्सी का लगाम पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुँकारते, हुँकारना मतलब ज़ोर से आवाज़ करना, जैसे ही मार ज़ोर से आवाज़ करते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते। यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती मतलब वो बोल पाते तो वे ना झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते मतलब जितनी मेहनत हम करते थे तुम्हारा मन नहीं भरता था तुम और हमसे काम करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब क्या होता है नौकरी। तुम्हारी सेवा में ही मर जाना हमें कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की कि हमें कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? जालिम मतलब निर्दयी व्यक्ति, क्योंकि वो मार भी रहा था ना बैलों को, झूरी नहीं मारता था। इसीलिए बैल यहाँ पर क्या कहते हैं कि जालिम, है ना? जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। गया लेकर गया ना, तो वे अब अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिन भर से भूखे हैं और नान में अब खाना आया है तो किसी ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगते थे। मतलब उन्हें यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। मुख भाषा मतलब फिर से वही मतलब बिना बोले इशारों से की जाने वाली भाषा। फिर से वे मुख भाषा में बात करते, सलाह करते हैं। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना, ठीक है? और लेट गए। जब गाँव में सोता पड़ गया, सोता पड़ जाना मतलब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे तुड़ा डालना मतलब रस्सियाँ तोड़ देना। उन्होंने अपनी रस्सियाँ तोड़ दी और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, लेकिन जो रस्सी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है? अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा
पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी शक्ति मतलब डबल पावर आ गया था दोनों में, और कोई ऐसे अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि कोई इतनी मजबूत रस्सी को तोड़ सकता है। एक-एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, प्रातःकाल मतलब सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा-आधा गराव लटक रहा है। गराव मतलब रस्सी का मोटा फंदा, और चरनी मतलब पशुओं के खाने की जगह। तो झूरी ने क्या देखा सुबह-सुबह कि उनके खाने की जगह पर दोनों बैल हैं और गले में गराव है, मतलब रस्सी का मोटा फंदा है, घुटने तक पाँव की जड़ से भरे हैं और दोनों की आँखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह मतलब प्रेम के साथ विरोध का भाव होता है, ठीक है? तो ये उनकी आँखों में झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना मतलब अत्यंत भावुक और प्रसन्न होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब प्यार से गले लगाना, और चुंबन मतलब चूमना। तो ये जो दृश्य था काफ़ी ज़्यादा मनोहर था। मनोहर मतलब बहुत सुंदर और आकर्षक था। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए थे वहाँ पर और तालियाँ बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगे। पिक्चर में आप देख सकते थे कि यहाँ पर ये बच्चे हैं और तालियाँ बजा-बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी न हुआ हो, ठीक है? न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ये पशुवीर हैं, ठीक है? इन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियाँ लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। समर्थन करना मतलब क्या होता है? सहमति देना। सो दूसरे ने सहमति दी कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद करना मतलब विरोध करना। सो इस बात का विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ, क्योंकि बैलों ने काम ही वैसा किया था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, मतलब अपने डोर पर देखा, तो जल उठी। झूरी की स्त्री मतलब झूरी की वाइफ, ठीक है? बोली, कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम किसे कहते हैं? ऐसा न मानने वाले जो होते हैं ना, उन्हें नमक हराम कहते हैं। तो झूरी की वाइफ क्या कहती है कि कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब होता है आरोप या फिर दोष लगाना। तो ये नहीं सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? क्योंकि झूरी को अपने बैल काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। तो उनकी साइड से कहता है कि चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? भाग कर आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला-पिला कर रखते हैं। मतलब वो यहाँ पर ताना देती है, अपने पति को कहती है कि सिर्फ़ आपको ही खिलाना आता है और बाकी सब तो पानी पिला कर रखते हैं बैलों को। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अगर वहाँ पर मतलब झूरी के ससुराल में बैलों को चारा मिलता तो फिर वो क्यों भाग कर आते यहाँ पे? तो इस बात पर स्त्री जो थी वो चिढ़ी और कहती है, भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूँगी, खाए चाहे मरे। तो यहाँ पर जो झूरी की वाइफ़ है ना, इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वे चिढ़कर कहती है कि ये इसलिए भागे कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, वो लोग खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी हैं, इसलिए ये भाग कर आए। दोनों के दोनों कामचोर हैं, ऐसा सब कुछ नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए भाग निकले वहाँ से। और कहती है कि अभी मैं भी देखती हूँ कि इन्हें खली चोकर बिल्कुल नहीं दूँगी और भूख से अब ये मरे, चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुँह डाला तो फीका-फीका, न कोई चिकनाहट, न कोई रस, क्या खाएँ? आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे, मतलब देखने लगे। सो झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी-सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो यहाँ पर झूरी मजूर से कहता है, अपने मजूर से, कि उसमें थोड़ी-सी खली क्यों नहीं डाल देता? उनको फीका-फीका लग रहा है। तो यहाँ पर मजूर कहता है कि नहीं, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो झूरी कहता है, चुरा कर डालना, मतलब चोरी कर कर इसमें डाल दे।
तो इस पर मजूर कहता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब पीछे से अगर पता चला तो आप भी अपनी ही वाइफ की साइड लेंगे, ऐसा यहाँ पे मजूर कहता है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, सो पार्ट 2, पार्ट 3, 4 ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।